वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आज हम उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज विटामिन B7 और बायोटीन. सो वी हैव डन विटामिन B1, B2, B3, B5 and B6 and we are going to see what is vitamin B7. So we know that there are two classification of the vitamin, that is vitamin B जो कि वाटर soluble है और उसमें आता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन व्हाट स्कॉर्बिक एसिड, राइट, विटामिन सी. एंड देयर इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के, जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सो जिन बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा, कौन सा लेक्चर नंबर 3 अप्रोच टू द विटामिन, उनको ये समझ नहीं आएगा क्यों कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, और उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्यों नहीं हो सकती. सो गो एंड वॉच दिस लेक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू understand all the vitamins. So now let's see what is vitamin B7 और बायोटीन. कहाँ गया जिनको ये अरे ये बीच में कैसे आ गए, अच्छा हाँ, जिनको ये लेक्चर्स चाहिए वो जाइए कहाँ पे, स्टूपिड जीनियस के टेलीग्राम अकाउंट पे या फिर व्हाट्सएप पे जो बच्चे ऐड हैं वो जाके डाउनलोड कर लो और ये वाले लेक्चर्स देख लो. समझा क्या? समझ गए सर? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन भी बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज विटामिन H. सर ये क्या कम था ABC जो H भी आ गया? अरे इसका नाम है H बस. नॉर्मली आजकल यही बोलते हैं, कोई नहीं बोलता H, कितनों को तो पता भी नहीं होता. सो विटामिन B7 और द बायोटीन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विटामिन H. सर H कहाँ से आया? सो ये एक जर्मन वर्ड से आया जिसका जो होता है हार एंड हॉट. सर हार लिखा है, हार नहीं लिखा मेरे बच्चे, ये जर्मन में लिखा है. तो ये इट इज़ हा एंड हॉट. तो हा का मतलब होता है हेयर एंड हॉट का मतलब होता है स्किन. सो विटामिन B7 जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो विटामिन B7 हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयर एंड द स्किन मेटाबॉलिज्म. समझा क्या? सो लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ द विटामिन B7 इन द हेयर. विटामिन B7 क्या करता है? इट विल हेल्प यू टू प्रोड्यूस द केराटिन, राइट. सो जो आपको पता है ना, आपकी बॉडी में इवन आपकी स्किन में, हिस्टोलॉजी याद है ना, हिस्टोलॉजी, उसमें क्या होता है, केराटिन नाम की प्रोटीन होती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, राइट. सो केराटिन प्रोडक्शन में किसका इंपॉर्टेंट है? बायोटीन का इंपॉर्टेंट है, मतलब विटामिन B7 का इंपॉर्टेंट है, राइट. तो प्रोडक्शन ऑफ द केराटिन जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है फॉर द स्ट्रेंथ एंड द हेल्दी हेयर. समझा क्या? नाउ हेयर ग्रोथ में भी ये मदद करता है. सो इट विल इम्प्रूव द हेयर स्ट्रेंथ, रिड्यूस द थिनिंग ऑफ द हेयर. सर आप क्यों नहीं यूज़ करते फिर बायोटीन? कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरे बाल की थिकनेस बहुत कम है. सो बायोटीन ऑल्सो हेल्प इन द इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द हेयर एंड promote the hair growth. So it will help in the hair growth. and जो बालों का texture जो होता है, जो शाइनिंग नेचर होता है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होता है. सो बायोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन योर स्किन. तो आपको पता है कि स्किन जो हमारी है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए और उसके लिए हमें फैटी एसिड की जरूरत पड़ती है. सो बायोटीन इज इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्किन एज इट इज सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द फैटी एसिड. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे. देखो अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, देखो ये वाले सारे मेटाबॉलिज्म. तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि फैटी एसिड सिंथेसिस एंड द बीटा ऑक्सीडेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फैटी एसिड सिंथेसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन में बायोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ, है ना. तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो ये बायोटीन है इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म विच इज़ एसेंशियल फॉर कीपिंग योर स्किन हाइड्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड. तो जो हमारा फैटी एसिड है उसका काम क्या होता है? बॉडी के स्किन को इंटैक्ट रखना और उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एंड हाइड्रेशन मेंटेन करना. सो इफ़ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन दैट इज बायोटीन, उसकी वजह से क्या होगा? हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा, फ्लैकी हो जाएगा एंड इरिटेटेड हो जाएगा, राइट. स्किन में इचिंग होने लगेगी, राइट. जो इसको हम बोलते हैं सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस. सर ये सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आज के बाद छोड़ देगा. क्यों? क्योंकि हमने विटामिन B2 पढ़ लिया, B3 पढ़ लिया, B6 पढ़ लिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विटामिन B7. तो ये 4 विटामिन होते हैं जिसमें सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस होता है. सर आपने तो विटामिन 5 भी बोला था. मैंने ये भी तो बोला था ना कि होता है नहीं होता कंफर्म नहीं है, ठीक है. तो ये चारों में क्या है? कंफर्म है. विटामिन B2, B5 एंड B3 एंड B7, राइट, जिसको बोलते हैं सेबोरेजिक डर्मेटाइटिस. समझा क्या? अब सुनो, ओवरऑल आपको क्या याद रखना है? अदर फैक्ट सुनो. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी स्किन और हेयर में सिर्फ बायोटीन की इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं, और भी बहुत सारे मिनरल्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मेन रोल प्ले करते हैं आपकी हेयर एंड स्किन को मेंटेन करने में. तो देखो, स्किन एंड हेयर हेल्थ ऑल्सो डिपेंड ऑन द अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, विटामिन D एंड omega 3.
राइट। एंड हाइड्रेशन जैसे कि वाटर एंड ओवरऑल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बायोटिन अलोन इजेंट अ क्योरेबल क्योर, मतलब जो भी आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ बायोटिन से ठीक नहीं होगा, और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। इन समरी आपको याद क्या करना है कि बायोटिन सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ, है ना, स्किन फैसिलिटिंग द केराटिन प्रोडक्शन, आपकी स्किन और हेयर में क्या करता है, केराटिन को प्रोड्यूस करता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है, एंड सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट हेल्प योर स्किन एंड हेयर टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। समझा क्या? चलो अब सुनो, what is the normal RDA, what is the normal RDA for the vitamin B7? It is 3 to 100 माइक्रोग्राम। देखो कितना कम चाहिए हमें विटामिन, सॉरी ये वाला जो हमारा बायोटिन है ना, बायोटिन हमें माइक्रोग्राम में चाहिए, हमें मिलीग्राम में नहीं चाहिए। हम सारे अभी तक जो विटामिन पढ़ रहे थे हम मिलीग्राम्स में पढ़ रहे थे, पर जो ये बायोटिन है, बायोटिन हमें कैसे चाहिए, माइक्रोग्राम में चाहिए। तो 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। सोर्सेज क्या है, तो देखो सोर्स बहुत अच्छा है, आप इसको वेजिटेरियन सोर्स में मिल सकता है, इसको नॉन वेजिटेरियन सोर्स में भी मिलता है, राइट। तो आप कुछ भी खाओ, लाइक मीट खाओ, है ना, एग खाओ, फिश खाओ, उसके बाद आप वीगन हो, नॉन वीगन हो, मशरूम, नट्स, सीरियल्स, कुछ भी खाओ, उसमें क्या आपको मिलेगा, आपको विटामिन B7 मिल सकता है, राइट। मेन सोर्स क्या है सर, मेन सोर्स बताओ, एक बायो में जो पूछते हैं तो मेन सोर्स क्या होता है, एग होता है। एग में भी जो आपका यॉक होता है ना, उसमें क्या होता है, विटामिन B7, उसमें भी क्या होता है, विटामिन B7। सो यानी कि हम जो एग है उसमें होता है विटामिन B7, है ना, और विटामिन B7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हेयर। तो आज से अपन क्या करेगा सर अब आज और अभी से अपन रोज अंडे से नहाएगा, हे और शाहरुख खान बन जाएगा, हे। यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। अंडे से नहाने से या फिर अंडे से बाल धोने से टेम्प्ररी बेनिफिट्स होता है, परमानेंट कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि अंडा बाल में लगाना इज़ वेरी गुड थिंग, शाहरुख खान बनते रह जाओगे। अब सुनो, नॉट इफेक्टिव, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं अंडे से नहाऊंगा और मेरा बाल ठीक हो जाएगा, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। वाई? ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द बायोटिन फ्रॉम द स्कैल्प। स्कैल्प पता है ना, पढ़ाया है मैंने, जिनको नहीं पता जाके मेरे एनाटमी वाले सीरीज में देख लो, स्कैल्प क्या होता है, बहुत मस्त वीडियो है, ठीक है। सो व्हाट इज स्कैल्प, ठीक है। तो स्कैल्प से जो एब्जॉर्प्शन हो, जैसे आपने अंडा लगाया है स्कैल्प पे, पर जो एब्जॉर्प्शन होगी ना बायोटिन की, वो अच्छी से नहीं हो पाती। सर ऐसा क्यों है सर, क्यों है, मुझे समझाओ ना सर, अगर मेरे से पूछा जाए तो कैसे बोलूँगा, अभी समझाता हूँ क्यों नहीं होती। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है कि बायोटिन है ना, बायोटिन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो अगर आप अपने स्किन के ऊपर रखते हो तो आपका स्किन कैसे बना है, फैट के लेयर से बना है। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है, फैट होता है। तो फैट सॉल्युबल चीज़ें ही सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, वाटर सॉल्युबल चीज़ें क्रॉस नहीं कर पाती। तो बायोटिन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, दैट वाई इट मस्ट बी इंजेस्टेड। आपको इसको खाना ही पड़ेगा फॉर द सिस्टमैटिक इफेक्ट। अगर आपको सिस्टमैटिक इफेक्ट चाहिए तो आपको इसको खाना ही पड़ेगा, समझा क्या। सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब इफेक्टिवली थ्रू द स्किन, दैट्स वाई अंडे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब सुनो, जो लोग अंडे नॉर्मली यूज़ करते हैं बालों में, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग यही बातें करते रहेंगे, अंडा लगाओ बाल में ठीक हो जाएगा बाल। उनको ठीक क्यों लगता है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप अंडा लगाते हो, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने लगाया है मेरा ठीक हो गया, मैं बताता हूँ क्यों ठीक हुआ है। जब भी आप अंडा लगाते हो उसमें होता है बायोटिन, राइट। तो क्या होता है, जो जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो एग को इन द हेयर ट्रीटमेंट, तो क्या होता है, देयर इज सम टेम्पररी कॉस्मेटिक बेनिफिट्स, यानी कि आपको टेम्पररी बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ वॉशिंग हेयर विथ एग, प्रोटीन बूस्ट। देखो एग में क्या होता है, एग कंटेन प्रोटीन, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परली आपके हेयर के ऊपर प्रोटीन का कोट लग जाता है, मतलब का जो हेयर्स है ना उसके ऊपर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है। शाफ्ट एंड मेक इट्स अपीयर शाइनियर एंड स्ट्रॉन्गर, उसको स्ट्रॉन्गर और शाइनियर अपीयर कराता है, होता नहीं है, ठीक है। मॉइस्चर इंक्रीज हो जाता है। देखो एग में क्या होता है, एग यॉक में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं, उसकी वजह से मॉइस्चर आता है हेयर में। नाउ विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एग में, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परली आपके स्कैल्प को थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन मिल जाती है, उसकी वजह से आपका हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। सो दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग एग ऑन द हेयर, बट इट इज़ टेम्परली, इट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको क्या समझाया कि आप क्या कर रहे हो, जो भी लोग अंडे से बाल धोते हैं उनको सिर्फ टेम्पररी बेनिफिट्स होता है, लाइक आपके हेयर के ऊपर एक प्रोटीन की कोट चढ़ जाएगी, स्मूथ हो जाएगा एंड
आपका स्कैल्प या फिर हेयर का जो फॉलिकल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट परमानेंट सोल्यूशन. यू हैव टू टेक एग इनसाइड योर सिस्टम फॉर द सिस्टमेटिक इफेक्ट. समझा क्या? तो दैट्स वाई कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, अब सुनो, हमें पता है कि जो हमारा विटामिन B7 है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर के हेल्थ में. दैट्स वाई कुछ लोग, कुछ शैम्पू के ब्रांड क्या करते हैं, बायोटीन शैम्पू में ऐड करके देते हैं. तो देखो यहाँ पे ये शैम्पू का ब्रांड है, इसमें बायोटीन शैम्पू लिखा ही है. तो मैनी ब्रांड्स यूज़ बायोटीन इन द शैम्पू, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है. सर क्यों फ़ायदा नहीं है? देखो अभी तो बताया मैंने कि इसका क्यों फ़ायदा नहीं है, कि इट हैज़ अ लिमिटेशन. बायोटीन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्कैल्प इज़ नॉट इफेक्टिव. बायोटीन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्कैल्प इज़ नॉट इफेक्टिव. तो आप शैम्पू से कितना भी बाल धो लो, कोई फ़ायदा नहीं उसका. ठीक है, चलो अब सुनो, मैंने आपको क्या सिखाया कि विटामिन B7 कहाँ पे होता है, यॉक में होता है. तो जो येलो कलर का पार्ट है ना एग का, उसमें होता है वो. पर जो ये वाइट का पार्ट है ना, इसमें होता है एविडीन. क्या होता है सर? एविडीन होता है. और एविडीन क्या है? एविडीन इज अ कंपाउंड. एविडीन क्या है? एविडीन इज अ कंपाउंड विच इज गोइंग टू बाइंड विद द बायोटीन. और ये इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से बाइंड करता है ना कि ये टूट ही नहीं पाता. तो कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड इन द बायोलॉजी. इसका मैं 100% गारंटी नहीं लेता, ठीक है, कि ये 100%, मैं नहीं बोलता कि हाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है बायोलॉजी में, पर कुछ जगह पे लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया. पर तुम ऐसा सोच सकते हो कि इट इज़ अ टाइटेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड इन द बायोलॉजी. क्यों? क्योंकि अगर एक बार एविडीन इससे बाइंड हो गया, तो ये इसको वापस नहीं छोड़ेगा. जाम्बुलकर वाले नोट्स में क्या लिखा पड़ा है कि एविडीन इज अ एंटीडोट ऑफ द बायोटीन, जो कि गलत है. मतलब मैं नहीं बोल रहा, काफ़ी जगह पे ये लिखा है कि इट इज़ नॉट अ एंटीडोट ऑफ द बायोटीन. इट इज़ नॉट एन एंटीडोट ऑफ द बायोटीन. बट जो एविडीन है अगर विटामिन B7 से बाइंड कर गया तो ये छोड़ता भी नहीं है. तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, बट इट इज़ नॉट एंटीडोट. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट नहीं. एंटीडोट मतलब क्या? ये कोई इफेक्ट को शो कर रहा है, उसको ट्रीट करने वाला वो नहीं है, ये इसको कम कर देगा ना. अब सुनो, इसका मतलब क्या है सर? अगर आप रॉ एग खाते हो, रॉ एग का मतलब क्या? कच्चे अंडे आप खाते रहते हो. रॉ एग मतलब अंडा थोड़ा खा गए. तो अगर आप बहुत सारा ऐसे खाओगे ना रॉ एग, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में एविडीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और आपको पता है एविडीन क्या करता है? बाइंड कर जाता है विटामिन B7 से. तो आपकी बॉडी में B7 की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो 1-2 खाने से नहीं होता, 10-12 से नहीं होगा, कम से कम आपको रोज़ का खाना पड़ेगा, 10-12-15 रोज़ का खाना पड़ेगा, तब जाके होगा एविडीन की वजह से विटामिन B7 की डेफिशिएंसी. दैट्स वाई लोग इसको बोलते हैं एंटीडोट फॉर द विटामिन B7. ठीक है. और एक बुक्स में तो ये भी लिखा है कि दिस इज़ जो ये है ना विटामिन B7, इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं कि क्या नाम था इसका? एंटी एग इंजुरी फैक्टर. एंटी एग इंजुरी फैक्टर इसका दूसरा नाम होता है, एंटी एग इंजुरी फैक्टर. क्यों? क्योंकि एग की वजह से इसको क्या हो रहा है? इंजुरी हो रहा है. मतलब क्या? जो एविडीन है वो इससे बाइंड कर जाएगा और इसके लेवल को डिक्रीज कर देगा. तो इसको बोलते हैं एंटी एग इंजुरी फैक्टर, कि एग में ही प्रेजेंट है और एग से इसको क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है. चलो यहाँ तक समझ आया क्या? अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये जो बड़े बड़े बॉक्स बनाए ये क्या है. देखो ये आपको फंक्शंस याद करने हैं. क्या बोल रहे हैं सर? देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ठीक है, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन. हैंग क्यों हो रहा है टैब? मेरा टैब हैंग हो रहा है. आजा भाई आजा. आजा. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू मस्ट रिमेंबर फॉर विटामिन B7. कौन कौन से होते हैं? ये तीनों होते हैं. एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इसका रेफरेंस मैंने कहाँ पे दिया है? मैंने मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है. तो कहाँ से हम रेफरेंस ले रहे हैं? एक ले रहे हैं हम क्रेब्स साइकिल से, दूसरा ले रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन से, एंड तीसरा लेंगे हम फैटी एसिड सिंथेसिस से. और जिन बच्चों ने ये नहीं देखा, जाओ मेटाबॉलिज्म की सीरीज़ बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, और उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है. जैसे मैं विटामिन पढ़ा रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म भी उस वैसे ही पढ़ाया उधर मैंने. ठीक है, तो लेट्स सी करना क्या है. मैं अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन B7 यानी कि बायोटीन. मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि बायोटीन का मेन फंक्शन क्या है. इट इज़ अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. देखो विटामिन B6 क्या था? पायरिडॉक्सिन. उसका काम क्या था? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिल CO2 को निकाल के फेंक देना. ये बायोटीन अभी पढ़ रहे हैं हम, विटामिन B7 पढ़ रहे हैं, और इसका मेन काम क्या है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो कार्बोक्सिलेशन में अब मैंने आपको बताया था ना कि इट रिक्वायर्स 3 थिंग्स, A, B एंड C. ए से क्या होता है? ATP. बी से क्या होता है? बायोटीन मतलब विटामिन B7,
एंड सी से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इन तीनों को यूज़ करके कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको रेफरेंस समझा रहा हूँ। जब मैंने आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एना प्लूरोटिक रिएक्शंस पढ़ाया था। एना प्लूरोटिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स को क्या करते हैं, रीस्टोर करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एना प्लूरेटिक रिएक्शंस। अब सुनो, ये ऑक्सैलो एसिटिक क्या है, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है। तो अगर ये ऑक्सैलो एसिड खत्म हो गया तो क्रेब्स साइकिल नहीं जाएगी। तो हमें ऑक्सैलो एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पायरुवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आपको पता है ऑक्सैलो एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड दिस वन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो अगर मैं इसमें एक कार्बन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड। और कार्बन जोड़ने का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। तो पायरुवेट में मैं क्या करूँगा, एक CO2 जोड़ दूंगा और बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वही यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे पास पायरुविक एसिड थी यानी कि पायरुवेट, और मैंने बना क्या लिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, CO2 ऐड कर दिया। और मुझे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ द ATP। तो मेरा A आ गया, मेरा B इज बायोटीन एंड C इज मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये तीनों A, B एंड C मैंने यूज कर लिया। अब सुनो, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर रहा हूँ। पर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किस में कर रहा हूँ, मैं पायरुवेट में कर रहा हूँ। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज अ नेम ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब ये जो 3 रिएक्शन मैं आपको समझा रहा था ना, ये तीनों एकदम सिमिलर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन क्या है, सिमिलर है। आपको करना क्या है, एक CO2 तीनों में ऐड करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे CO2 ऐड किया है, CO2 ऐड किया है, CO2 ऐड किया है। दैट्स वाई इट इज अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें भी ATP यूज है, इसमें भी ATP यूज है, इसमें भी ATP यूज है, राइट। तो आपका ATP यूज हो गया। बायोटीन इसमें भी कोएंजाइम है, इसमें भी कोएंजाइम है, इसमें भी कोएंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, पायरुविक एसिड है, और आपने बनाया क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है, और ये आपने बनाया मिथेनाइल कोएंजाइम A। सर ये तो कहीं सुना लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ आपने पढ़ा कहाँ है। ठीक है, थोड़ी देर रुको। ये क्या है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है, और ये क्या है, मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम है। ठीक है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन। ये भी था 3 कार्बन और ये भी था 4 कार्बन। ये एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये है 2 कार्बन कंपाउंड, और ये मेलानाइल कोएंजाइम है, ये है 3 कार्बन। तो आपको ये सुना लग रहा है ना सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब याद क्या करना है आपको, ये याद करना है सिर्फ। ठीक है, ये याद करना है। अब सुनो, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A से आप बना रहे हो मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम में, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज इज द एंजाइम नेम ऑफ द एंजाइम, एंड बायोटीन इज अ कोफैक्टर और कोएंजाइम। दूसरा क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A से क्या बना रहे हो आप, मेलानाइल कोएंजाइम में बना रहे हो। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, आपका एंजाइम का नाम हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A एंड कार्बोक्सिलेज। ठीक है, चलो अभी मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। रेफरेंस कौन से चैप्टर का है, आपने फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म सीखा था ना, बीटा ऑक्सीडेशन, जिसको आता है ना बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर आप इवन कार्बन लेते हो तो एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बस निकलेगा। पर जब आप ऑड कार्बन आप जब लेते हैं ना, ऑड चेन ऑफ द फैटी एसिड, उसमें क्या होगा, जो आपका ये है उसमें एक क्या निकलता है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A निकलता है। एसिटाइल कोएंजाइम में तो निकलेगा ही, बट एक 3 कार्बन का फैटी एसिड भी निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में। और मैंने आपको सिखाया था कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A को मेटाबोलाइज करने के लिए आपको उसमें कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे सेम रिएक्शन लिखी पड़ी है ना, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। और मैंने आपको वहीं पे समझाया था कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में A, B, C यूज होता है। A से ATP, B से बायोटीन एंड C से CO2। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होगा, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताया था कि मिथाइल मेलानाइन कोएंजाइम से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम है, जिसमें विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, B7 पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताऊँगा, B12 पढ़ाऊँगा, तो आपको ये रिएक्शन समझाऊँगा। तो इसको याद कर लो। चलो ना, एक और रेफरेंस मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, फैटी एसिड सिंथेसिस का रेफरेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस में आपने सीखा है कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल था, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा था, मेलानाइल कोएंजाइम में। याद करो, एक फैटी एसिड सिंथेसिस 1 एंजाइम होता था, उसके 7 टाइप्स होते थे, है ना। तो उसमें डिफरेंट कंपाउंड आते थे और जुड़ते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या था, मेलानाइल कोएंजाइम है। इसी से तो हम क्या बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते थे। तो याद करो, इसको बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था कि जो हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें चाहिए था एसिटाइल कोएंजाइम में।
तो एसिटाइल कोएंजाइम में से हम क्या बना रहे थे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसका नाम है मेलालाइन कोएंजाइम में, और इसमें एक CO2 यूज़ होता था, और CO2 यूज़ होने के बाद इसमें एक एनर्जी भी यूज़ होती थी, तो एनर्जी भी यहाँ लिख लो, है ना। और इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये तीनों वीडियो नहीं देखी ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी, मैं समझता हूँ। तो प्लीज़ आप मेटाबॉलिज्म पढ़ के तभी विटामिन पढ़ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं विटामिन पढ़ने का, क्योंकि विटामिन का मैंने आपको थर्ड लेक्चर में क्या समझाया था कि विटामिन आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन द ट्रेस अमाउंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। तो पहले आपको मेटाबॉलिज्म आना चाहिए, तभी आप विटामिन समझ पाओगे, ठीक है। दैट्स वाई मेटाबॉलिज्म मैंने पहले पढ़ाया एंड दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी विटामिन। चलो, तो आपको ये समझ आया क्या। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स कोएंजाइम, यानी कि बायोसाइटिन एंड कार्बोक्सी बायोसाइटिन। सर ये क्या है, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन B7 पढ़ रहे हैं। तो विटामिन B7 का विटामर तो होगा ना, जैसे अभी हमने पायरिडॉक्सल पढ़ा लास्ट लेक्चर में, तो पायरिडॉक्सल का विटामर क्या था, पायरिडॉक्सामिन, पायरिडॉक्सिन, है ना। अब विटामिन B7 का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो एक्टिव फॉर्म है बायोसाइटिन एंड कार्बोक्सी बायोसाइटिन। सर ये याद नहीं हो रहा, अरे भाई कैसे नहीं याद होगा, देखो ये क्या लिखा है, बायोटीन। तो बायो अलग कर और टीन अलग कर और बीच में CY जोड़ दे, देख बायो अलग कर, टीन अलग कर और बीच में CY जोड़ दे, बायो अलग किया, टीन अलग किया, बीच में CY जोड़ दिया, तो बायोसाइटिन, और इसके आगे कार्बोक्सी लगा दे, तो कार्बोक्सी बायोसाइटिन। तो ये बायोसाइटिन एंड कार्बोक्सी बायोसाइटिन क्या है, दीज आर द कोएंजाइम्स फॉर द विटामिन B7, राइट। सुनो, तो ये समझा दिया आपको, ये समझा दिया। और ये जो बॉक्स है ये क्या है, रेफरेंस बॉक्स फॉर द कोरिलेशन विद द चैप्टर। आपको ये 3 चैप्टर आने चाहिए विटामिन B7 को समझने के लिए। सो वी आर डन। अब लास्ट चीज़ आपको क्या पढ़नी है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस विटामिन। यूजेस का मतलब क्या, आप विटामिन B7 को और कहाँ यूज़ करते हो, तो विटामिन B7 इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जीन रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। हाँ, मेरे को याद आ रहा है कि मेरे से जब विटामिन B7 के बारे में एग्जाम में पूछा था ना, विटामिन B7 के बारे में जब पूछा था, ठीक है, उसमें मैंने ये वाली चीज़ बताई थी मैडम को। कौन सी, ये वाली, कि बायोटीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द जीन रेगुलेशन एंड द जीन एक्सप्रेशन। ना बायोटीन प्लस एविडिन, मतलब पूरा एक वाला सिस्टम, बायोटीन प्लस एविडिन दे आर इंपॉर्टेंट इन द DNA लेवलिंग एंड द प्रो प्रिपरेशन एंड एलाइजा। ये कहाँ पढ़ोगे आप, माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ होता है, माइक्रोबायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, इसी में याद करना है, बायोटीन एंड एविडिन। तो DNA लेवलिंग एंड प्रो प्रिपरेशन एंड एलाइजा में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, बायोटीन का इंपॉर्टेंस है। अब सुनो, अगर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन B7 की तो क्या करोगे, आपको पता है विटामिन B7 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, दैट्स वाई हेयर लॉस हो जाएगा। और याद करो, मैंने आपको बताया था कि इसका हेयर लॉस को क्या बोलते हैं, एलोप्लेशिया। मैंने आपको बोला भी था कि जब विटामिन B7 पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से कैसे एलोप्लेशिया होता है। तो मैंने आपको एलोप्लेशिया के बारे में एकदम खतरनाक लेवल पे समझा दिया है। तो विटामिन B7 की वजह से क्या होगा, एलोप्लेशिया हो जाएगा, जिसको हम हेयर लॉस बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, डर्माटाइटिस। याद करो, सेवरेजिक डर्माटाइटिस, विटामिन B2, B3, B7 एंड B6 से सेवरेजिक डर्माटाइटिस होता था। उसके बाद एक और चीज़ बुक में लिखी होती है, हेलुसिनेशन एंड डिप्रेशन होता है विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से। इतना समझ आया क्या। चलो, इतना सोचने के बाद और पढ़ने के बाद वी आर डन। टाटा, बाय बाय।